शांति। आज हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं। आपको जैसे कि टॉपिक दिया गया था वेबिनार का कि ये जो द पावर ऑफ प्लेसिबो और राजयोगा मेडिटेशन से कैसे हम बिना मेडिसिन के हीलिंग कर सकते हैं बॉडी की। वैसे तो जो लोग यहाँ राजयोग मेडिटेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं उन्हें ये सब चीजें पहले से ही पता होंगी या पता है कि कैसे हमें मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन से हमें क्या फायदे हो रहे हैं ये भी बहुत लोगों को कुछ कुछ अंदाजा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिक विजुअल्स के साथ, आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हुए एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो ये मेडिटेशन का प्रोसेस इतने सालों से लोगों का हम सबका जो चल रहा है उससे अभी तक जो चेंजेस हुए हैं वो क्यों हुए हैं और उससे और जो चेंज हम कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने उसको स्पिरिचुअल वे में तो समझा है, लेकिन अभी शायद समय आ गया है कि अब हम उसको साइंटिफिकली भी समझें। क्योंकि जैसे बाबा ने जो लोग राजयोगा मेडिटेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, यहाँ नए हैं, उनको बता दें कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और वहां से मेडिटेशन सीखकर वहां पर हम बाबा उनको कहते हैं जिनके थ्रू हम लर्निंग ले रहे हैं। तो इस स्पिरिचुअल जर्नी में हम परमात्मा को बाबा कहते हैं और उनकी सिखाई हुई शिक्षाओं में उन्होंने हमें पहले से ये बताया हुआ है कि कैसे आने वाले समय में हमारे बॉडीज, हमारी नेचर, बाहर की नेचर और जो वायुमंडल होगा वो बहुत प्योर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में जो हमने शेयर किए थे उसमें हमने वो समझा था कि हम अपने संकल्पों से काम कैसे कर सकते हैं और अभी क्यों नहीं कर पा रहे। उसी जर्नी में हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम वननेस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम पूरे संसार को अलग अलग देखना बंद करेंगे, तो हम जिस हर चीज को जब अपने में देखेंगे, अपने साथ देखेंगे, अपने जैसा देखेंगे, तो हम चीजों को ड्राइव कर सकेंगे संकल्पों से। तब हमने उस वीडियो में ये समझा था। अभी हम समझेंगे कि ये बॉडी को भी जो बोला गया है आगे चलकर एकदम देवताओं की जैसे कंचन काया हो जाती है। आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि बीमारी आदि जो होंगी उनका कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, उनकी मेडिसिन काम नहीं करेंगी, तब केवल मेडिटेशन ही काम आएगा। तो वो मेडिटेशन कैसे बीमारियों को, शरीरों को ठीक करेगा, ये हम प्लेसिबो इफेक्ट से समझेंगे। एक सिस्टर ने मुझे कुछ थोड़ा सा एक किसी बुक में कुछ रेफर करते हुए दिखाया था, भेजा था मैसेज। तो उस बुक से मैंने उसको जब रेफर किया तो मुझे बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन उसका प्रूफ और उसका विजुअल मुझे एक्सप्लेनेशन मिला। तो सोचा कि आप लोगों के साथ उसको राजयोगा मेडिटेशन के नॉलेज के और जो प्रोसेस है उससे समझें। तो पहले तो हम ये समझें, जो लोग साइंस का ये टर्म नहीं जानते हैं, कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है। प्लेसिबो उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर मरीज या जो भी इंसान है उसके अपने बिलीफ से चीजें ठीक होती हैं। देखने में आता है कि उसने शायद कोई दवाई खाई है या उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया है या उसका ऑपरेशन किया गया है। तो फिजिकली जितनी भी चीजें उसके साथ उसके ऊपर करी जाती हैं वो मात निमित्त होती है। मतलब एक्चुअली उसको ठीक उसकी बिलीफ सिस्टम ने किया और हो रहा है। वो दिखने में ऐसे आ रहा है कि जैसे उसको वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को जब उसने बताया और उसने दवाइयां दी तो वो ठीक हुआ। या मंदिरों में जाते हैं या हम किसी सत्संग में या किसी भी ऐसे जब मन्नत मांगने वाली जगह जाते हैं या कोई झाड़ फूक कराते हैं, तो कोई भी जगह जब हम जाते हैं तो एक्चुअली ठीक हम अपनी ही बिलीफ सिस्टम से होते हैं। लेकिन वो देखने में आता है कि फिजिकली कोई चीज निमित्त बनी है उस चीज को ठीक करने के लिए, तो हमारा विश्वास अपने अंदर ना जाकर एक्चुअली बाहर चला जाता है। ये शब्द मैंने पहली बार सुना था एक टीवी शो में। एक टीवी शो आता है, मुझे चैनल याद नहीं है, लेकिन उस टीवी शो में दिखाते हैं कि अ, जितने भी बाहर आजकल झाड़ फूक, तंत्र मंत्र या ऐसे जो चीजें निकली हैं जहां पर भीड़ बहुत जाती है और
वो कोई कंबल उड़ा कर ठीक कर देता है, कोई कुछ भभूत ठीक कर देता देकर ठीक कर देता है, या कोई कुछ कुछ ऊपर से कर करा के ठीक कर देता है। तो वो उसका नाम भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उस शो का, लेकिन वहां पर दिखाया ये जा रहा था कि कैसे सबका बांडा फोड़ करें। और उसमें कुछ डॉक्टर्स आते हैं और कुछ कुछ विद्वान लोगों को बुलाया जाता है चीजों के बारे में। तो वहां मैंने डॉक्टर्स के मुंह से सुना था कि वो बार बार ये शब्द बोल रहे थे, प्लेसिबो इफेक्ट है, ये झूठ है, ये फरेब है, ये ऐसे ठीक नहीं हुआ है मरीज। कोई कोई बहुत ऐसे मरीज थे जिनको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम या बहुत बड़ी बड़ी कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम, बीमारियां भी झाड़ फूक या उनके जो तरीके उससे ठीक हो रही थी। तो डॉक्टर्स उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलकर उन लोगों को गलत ठहरा रहे थे। तो तब तो मुझे ज्यादा नहीं पता था, बट अभी मुझे कल परसों की रिसर्च में पता चला कि एक्चुअली सिर्फ वो लोग प्लेसिबो इफेक्ट का फायदा नहीं उठा रहे हैं, डॉक्टर्स भी उठा रहे हैं। आधे से 70% मरीज तो सिर्फ बिलीफ के कारण बीमार है, सिर्फ एक अपने आप को वो बीमार या पुरानी कंडीशनिंग है उनमें कि वो बीमार है, तो वो उस वजह से बीमार है। और जब वो डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगते हैं। तो मेजॉरिटी तो जगह पर डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं उस प्लेसिबो इफेक्ट का ही फायदा ले रहे हैं। तो अब क्यों ना हम लोग ये सारी चीजें जो राजयोग मेडिटेशन पहले से ही सीख रहे हैं, वो लोग इसकी गहराई को जाने। और हम लोग जो अभी तक बहुत सारे बाहरी सोर्सेस पर निर्भर करते हैं, क्यों ना हम इस मेडिटेशन को उन चीजों के लिए यूज करें और अब हम भटके नहीं। तो बेसिकली जो हमारी अंदर की चीजें हैं जो बदलती हैं, वो रेगुलर मेडिटेशन और न्यू थॉट्स की प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उसको रिवायर करती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और उस नई प्रोग्रामिंग से जो हमारे लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, अननोन पॉसिबिलिटी में हम कदम रख सकते हैं, वो अभी तक हमने उतना कुछ खास समझा नहीं था। तो ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, इसके बारे में एक डॉक्टर है इंग्लिश, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उन्होंने, वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो चिरोप्रैक्टर है, न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम बेस्ट सेलिंग कोई बुक लिखी है उन्होंने इसी पर, यू आर द प्लेसिबो। अगर आप लोग चाहें तो वो बुक पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम आज उसका समराइज देखेंगे यहाँ। समरी जो सिर्फ उनके पिक्चर्स हैं उससे राजयोगा मेडिटेशन से उसका रिलेशन क्या है वो समझकर अपने मेडिटेशन को और इफेक्टिव बनाएंगे। तो एक टर्म है जो उस पिक्चर में यूज होगी, वो टर्म है एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक का मतलब होता है वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर, यानी बाहर की वो सारी परिस्थितियां जो हमारे शरीर में, यानी जो रोल ये जो शरीर है इसके सेल्स को या जीन्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। यानी पुराने हमारे जितने भी विचार हैं या आज भी जो बाहर की परिस्थितियों में हम जो विचार करते हैं, वही हमारे शरीर के एक एक सेल को, एक एक जीन को आज भी चेंज करने की शक्ति रखता है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम वो प्रोग्रामिंग कभी चेंज करने की कोशिश करते ही नहीं थे, इसीलिए जो चीज हमेशा से शरीर में चली आई वो आज तक है या उससे वर्स्ट हो गई है। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बाहर से प्रोग्रामिंग यानी नॉलेज है हम जो ले रहे हैं, इससे हमारी नई बिलीफ सिस्टम जो बनती जा रही है, उससे हमारे शरीर के सेल्स, जीन्स, ये सब धीरे धीरे हायर एनर्जी में शिफ्ट होते जाते हैं। और ये जेनेटिकली जो पुरानी से पुरानी किसी की बीमारी है, जो उनके बूढ़े बुजुर्ग लोगों से और बड़े बड़े मतलब उनके बहुत पीछे की जनरेशन से भी अगर कोई बीमारी आ रही है, तो भी वो अभी अपनी नॉलेज को अपने थॉट प्रोसेस को और मेडिटेशन के थ्रू उसको भी चेंज कर सकता है। तो सकारात्मक जीवन शैली में बदलाव करने से और नए अनुभव जो हमें अब एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमारी नई स्मृति और प्रोग्रामिंग हो जाती है, और उसी से ये जो बॉडी है वो एकदम चेंज हो जाती है, जिसको हमने स्पिरिचुअलिटी में अपने या ज्ञान में समझा है कि परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी कंचन काया हो जाएगी। तो कंचन काया कैसे हो जाएगी वो आज हम एक एक करके समझते हैं अब। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी।
अभी पिक्चर आपको ठीक दिख रही है, क्लियर है? मैसेज करें प्लीज। ओके। तो हम लोग ये एक डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट है। इसमें ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब तक हमारे विचार पुराने तरीके के सेम बने रहते हैं, तब तक हम भी पुराने ही रहते हैं। मतलब हमारी थॉट्स जैसे रहेंगे वैसे ही हम पल पल जो भी लाइफ में चॉइसेस होती हैं, हम वो चॉइसेस भी सेम लेंगे। और उन्हीं चॉइसेस से हमारे एक्शंस और बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी हम करेंगे भी वही जो हमेशा से करते आए हैं और कुछ बदलेंगे नहीं। और वो एक्शंस हम और बिहेवियर हमको सेम तरह के एक्सपीरियंसेस देते रहेंगे। तो जो सेम एक्सपीरियंस और सेम फीलिंग्स होती है, ये हमारे पुराने स्टेट ऑफ बीइंग, यानी हम अपने आप को जो मानते आए वो उसी के कारण होती है। हम कई बार सोचते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, हमें बाहर से फिजिकली इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, तब तक हमारी बाहर की परिस्थितियां सेम रहती है, या और ही वर्स भी हो जाती है कई बार, क्योंकि वायुमंडल में जो थॉट्स दिए जा रहे हैं, जो बाहर से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो और भी ज्यादा दूषित, यानी कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी और बाहर के लोगों का उल्टा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जब तक हम उस थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करते, हमारी रियलिटी सेम रहती है। तो योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। बेसिकली हम में से जितने लोग अभी राजयोगा मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो लोग अगर नए भी हैं यहाँ कोई, तो हम देखें कि हमारा जो पुराना स्वरूप है, ओल्डर सेल्फ, जिसको हम अपना नाम और ये शरीर कहते हैं, वो पर्सनल रियलिटी हमारे पास्ट से आई है। और आज भी, क्योंकि वही थॉट्स हैं, वही एक्शंस हैं, वही फीलिंग्स हैं, और हम वही होने पर विश्वास भी करते हैं जिसने हमारी पर्सनैलिटी बनाई है, तो हम अभी वैसे हैं। लेकिन अगर हम उसी में न्यू थॉट्स, न्यू एक्शंस, न्यू फीलिंग्स ले आए, फीलिंग्स तो बाद में होंगी, एक्शंस भी बाद में होंगे, पहले तो आएगा थॉट, हमारे नए विचार। तो जितने हमारे विचार नए होते हैं, चेंज होते जाते हैं, तो हमारे एक्शंस और फिर फीलिंग्स भी चेंज होती है। और फिर हम अपने आप को जो जानते हैं, समझते हैं, वो पहले से कुछ अलग होता है। और जितना हम अपने को पहले से अलग समझते हैं या अलग जानते हैं, उतनी ही हमारी पर्सनल रियलिटी यानी बाहर की दुनिया भी बदलती जाती है, और हम खुद भी नए होते जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी किस किस चीजों से बनी होती है। हम जो सोचते हैं, हम जो फील करते हैं, हम जो एक्शंस लेते हैं, करते हैं, उससे। और हम फिजिकली अभी तक अपने को ये बॉडी समझते आए, तो बॉडी के हिसाब से जो बॉडी के माइंड में फीलिंग्स आई, एक्शंस किए गए, या जो विचार, थॉट्स आए, हम अपने सेम पास्ट को आज भी दोहरा रहे हैं। और अपनी पर्सनल रियलिटी हम वैसी की वैसी देखें तो आज बाहर वैसी दिखता है, अगर हम में से कईयों का जीवन चेंज नहीं हुआ है आफ्टर मेडिटेशन ऑल्सो। तो और जो लोग नए हैं, वो लोग तो जान ही सकते हैं कि उनके साथ पुरानी ही चीजें क्यों घटित हो रही है, क्योंकि वो अभी तक अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे। तो हम लोगों को अगर अपनी बाहर की रियलिटी चेंज करनी है, तो हमें खुद नया बनना पड़ेगा। नया बनने के लिए हमें अपने अंदर नई सोच, और मेडिटेशन से उस सोच को आ, धारण करने में, जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकली यूज करने में, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब हमारी न्यू थॉट्स आएंगे, तो हम नई चॉइसेस लेंगे, नए चॉइसेस होंगे तो हमारे एक्शंस और बिहेवियर भी चेंज होंगे। उनसे हमें नए नए एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जो लोग राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस पिछले कई सालों से कर रहे हैं, उनको सब एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हम लोग पहले से आज काफी कुछ नए हो चुके हैं, बन चुके हैं, और नई तरह की फीलिंग में भी रहने लगे हैं। ऑल्दो 100% नहीं, लेकिन फिर भी पहले से बेटर और पहले से अलग। तो इसीलिए जब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, तो हमारे बाहर की रियलिटी भी चेंज हो जाती है, जो कि न्यू थॉट्स जितना बदलती जाएगी, उतने और न्यू थॉट्स हमें इंस्पायर करेंगे, तो और बदलेंगे।
और जितना हम बदलेंगे उतनी और नई रियलिटी बदलती जाएगी, और ऐसी नई रियलिटी होते होते जिसको परमात्मा कहते हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया बन जाएगी। तो हाउ वी क्रिएट आवर रियलिटी? जस्ट बाय थॉट। हम न्यू रियलिटी को थॉट्स और मेडिटेशन से क्रिएट करते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। अभी हम आगे इसको देखेंगे कैसे। अब साइंस आ जाती है। ये हमारे ब्रेन के अंदर का एक्सप्लेनेशन है कि कैसे मेडिटेशन से हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स में स्पार्किंग होती है, मतलब चेंजेस आते हैं, और कैसे हर चीज बदलती चली जाती है। तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क होता है उसका। ये दिखाया गया है कि जो सेल्स के बीच में जो न्यूरॉन्स इंडिविजुअल सबके अंदर होते हैं, उनके बीच में जो बहुत माइन्यूट सी स्पेस होती है, और वो एक दूसरे से जिस चीज से कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं सिनेप्टिक गैप। तो वो आपस में एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इसी सिनेप्टिक गैप से करते हैं। तो लगभग 1 लाख ही है ना ये, हाँ, 1 लाख न्यूरॉन्स जो है वो या इनके बीच में फिल होते हैं सैंड की ग्रेन के जैसे, बहुत छोटे, मतलब आप इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते, वो सब उनकी मशीनरीज हैं जिससे वो देखते हैं। तो ये वहाँ बिलियंस ऑफ कनेक्शन, यानी हमारी माइंड के अंदर जितना भी शरीर को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या प्रोग्रामिंग चलती है वो एक करंट के रूप में चलती है, और इसमें न्यूरॉन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये लगातार हमारे माइंड में घटना घटती रहती है अंदर ही अंदर, और उसी से पूरा शरीर चलता है, और वो शरीर में होने वाली सारी चेंजेस उस पर निर्भर करती है, ये न्यूरल नेटवर्क पर। आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को न्यूरॉन वाली बीमारियां हो रही हैं, है ना। तो उसमें जनरली ऐसी चीजें हो जाती हैं जो साइंस की भी समझ के बाहर हो जाती है, या उसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप है ठीक कर पाने का। लेकिन अगर आप मेडिटेशन को सही तरीके से यूज करो तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग सुन चुके होंगे कि लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां मेडिटेशन से ठीक हो जाती हैं। वो कैसे ठीक हो जाती हैं वो यही इसी पिक्चर्स के थ्रू हम समझते जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो रिजिडिटी नाम की एक चीज होती है, जिसको हम थिंकिंग इन द बॉक्स, जो हम सोचते हैं वो इस तरह से घटित होता है ब्रेन में। अभी हम फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, ऑल्दो हम जब मेडिटेशन की क्लासेस करते हैं तो हम बहुत सटल चीजों की एनर्जी लेवल पे बात करते हैं। अभी हम बॉडी की फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे माइंड में थॉट्स, चॉइसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, इमोशनल स्टेट जो होती हैं वो सालों से सेम बनी रहती हैं। सेम थॉट्स, सेम फीलिंग्स, और वो एंडलेस एक पैटर्न है, एक साइकिल है, वैसी की वैसी सोचे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो एक हार्ड वायर्ड हो जाता है, माना वो सेम आदत को रिपीट करते करते, संस्कार को रिपीट करते करते, वो इतना कड़ा, जिसको हम कहते हैं कड़ा संस्कार, तो वो अपनी एक फाइनाइट सिग्नेचर छोड़ देता है। मतलब उसमें बहुत गहरा प्रभाव अंदर तक पड़ा रहता है कि वो बदलता नहीं इतनी आसानी से। इसीलिए हमें मेडिटेशन को रोज करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम नए दिमाग को, यानी नए थॉट पैटर्न को रिक्रिएट करने में, इस माइंड के रिक्रिएशन में मदद ले सके। तो जब हम मेडिटेशन या हम एफर्मेशंस करते हैं, या हम नए थॉट्स की स्टडीज, परमात्मा को जिसको स्पिरिचुअल स्टडीज कहते हैं, हम वो नया नया पढ़ते हैं, तो हमारे जो बहुत कड़े संस्कार हैं, जिसको ब्रेन के न्यूरॉन्स में हार्ड वायर्ड कहा जाता है, वो धीरे धीरे बायोलॉजिकली चेंज होने लगते हैं। मतलब आपके कड़े संस्कारों में मेडिटेशन की नई प्रोग्रामिंग जब आती है, तो वो बायोलॉजिकली भी आपके ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क को चेंज करने लगती है, और वो न्यूरल नेटवर्क के चेंज होने से फिजिकली भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे ये जो माइंड में थिंकिंग बॉक्स है, इस थिंकिंग बॉक्स में जो अभी तक कोई भी संस्कार बहुत हार्ड वायर्ड हो गया है, बहुत कड़ा हो गया है, उसको कहते हैं हमारी पहचान, आइडेंटिटी। हम अपने आप को किस किन चीजों से मानते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम यही हैं, हम ये ऐसा ही करते हैं, हम ऐसा ही पसंद करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम अपने आप को किस तरह से एक ऐसी प्रोग्रामिंग में सालों से डालते आए, और आज भी अज्ञानता के कारण डाले हुए हैं कि हमारे
हम खुद ही सोचने के तरीके से इतने डूबे हुए हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। और जब तक हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअल नॉलेज लेते नहीं, तब तक हमारी आंखें भी नहीं खुलती हैं कि हम इन चीजों को पहचान पाए। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी, अब ये है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। पहले वाला था थिंकिंग इन द बॉक्स, यानी जब तक हम पुराने पैटर्न से ही सोचते हैं, पुराने पैटर्न के बिलीफ सिस्टम को मानते हैं, तो हमें बस वही वही रिजल्ट मिलेंगे जो पहले मिलते आए। लेकिन जब हम नई चीजें सीखते हैं, नया तरीका सीखते हैं कुछ करने का, तो वो ब्रेन के अंदर एक फायर की तरह अलग अलग सीक्वेंस में, पैटर्न में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो जब चीजों को नई रूप में सिखाया जाता है, तो न्यूरॉन्स में डाइवर्स नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। मतलब आपके न्यूरॉन्स में एक अलग तरह की प्रोग्रामिंग होनी चलनी शुरू हो जाती है, जो कि ब्रेन को डिफरेंटली वर्क करने में हेल्प करती है, और ये हमारे माइंड को चेंज करना शुरू करता है। तो जब हमारे माइंड का थॉट पैटर्न चेंज होता है, तो हम आउटसाइड द बॉक्स, यानी कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो हम पहले की सोच में नहीं सोच सकते थे। हम नई चॉइसेस ले पाते हैं, हम निडरता के साथ जी पाते हैं, हम नए एक्सपीरियंसेस, नए तरह का बिहेवियर कर पाते हैं, हमारे नए इमोशंस जागने लगते हैं, और वो सारे बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि नए थॉट्स मतलब अच्छे थॉट्स। ये भी हो सकता है कि कोई नए थॉट में नेगेटिव थॉट्स, गिराने वाले थॉट्स ले, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उस थॉट पैटर्न की जो हम मेडिटेशन के वक्त या आगे पीछे स्पिरिचुअल नॉलेज से लेते हैं, जो कि पावरफुल थॉट्स होते हैं, जो हमारे अस्तित्व को ही चेंज करके रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे बिहेवियर नया होता है, एक्सपीरियंसेस नए होते हैं, इमोशंस नए होने लगते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी भी चेंज होने लगती है। पहले हम बिफोर मेडिटेशन अपने को बॉडी और माइंड समझते थे, अब हम आफ्टर मेडिटेशन बॉडी और माइंड से अलग अपने को एनर्जी लेवल पर समझते हैं। तो वही हमें बहुत मदद करता है हमारी नई जीवन और नई बाहर की परिस्थितियों के लिए। तो अब ये ओल्डर सेल्फ से न्यू सेल्फ में जाने के लिए जो रिवर ऑफ चेंज है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत अननोन होता है। मतलब आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, जो आप कर रहे हो वो सही है कि गलत है, क्योंकि वो जीवन आपने कभी किसी को जीते हुए देखा नहीं। तो जब भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो आप देखेंगे आप अकेले होते हो। सारे लोग तो पुराने तरह का जीवन ही जी रहे थे, पुरानी सोच से चल रहे थे, पुराने पैटर्न में ही अपनी लाइफ स्टाइल जीते थे। और हमको अब चेंज करने को बोला, हमने सुबह जागना शुरू किया, हमने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, हमने और भी पता नहीं हमने अपने आप को जब नई वर्जन बनाने में रास्ता चुना अध्यात्म का, तो हम सब लोग जानते हैं कि हमें कोई खास फेवर मिला नहीं सोसाइटी से या फैमिली से। तो ये जो चीजें हो रही है, ये रिवर ऑफ चेंज बहुत अननोन है। लेकिन एक बात हमेशा ये सिखाई जाती है स्पिरिचुअलिटी में, या जितने भी पावरफुल लोग हैं वो, कि जब तक आप उसी धर्रे में रहोगे जहां पर आपको सब कुछ पता है, तो आपको बाहर का रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा जहां पर जितना आपको पता है। जब तक आप उस जगह कदम नहीं रखते जो आपको कभी पता नहीं थी, अननोन है, वॉइड है, तब तक आपको वो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, वो परिस्थितियां भी नहीं मिलेंगी जो बिल्कुल नई होती हैं, जो नई हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जो मेडिटेशन और नॉलेज की जर्नी है, ये एक रिवर ऑफ चेंज है, जहां पर आपको पहले जैसी सोच के रिजल्ट्स या पहली जैसी सोच की बातें नहीं मिलेंगी, अलग अलग चीजें मिलेंगी। लेकिन हमें यहाँ चलने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है कि हम अपने आप को इस रास्ते से गुजारें। तो जब हम सेम चॉइसेस, सेम बिहेवियर और सेम थॉट से थक जाते हैं, तो हम फिर इस मेडिटेशन के थ्रू एक अननोन और वॉइड में एंटर करते हैं। और फिर हमारा पुराना सेल्फ और नए सेल्फ के बीच में एक बायोलॉजिकल डेथ ऑफ ओल्ड पर्सनालिटी का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग अध्यात्म में सीखते हैं मर जीवा होना। मतलब पुराने संस्कारों से मर जाओ, पुरानी सोच से मर जाओ, पुरानी स्मृतियों से मर जाओ, पुराने अपने आप को आप जो समझते थे, जो भी ईगो थे, आपके आइडेंटिटीज थी, उससे मर जाओ। तो जब तक हम अपने पुरानी ओल्ड सेल्फ से मरते नहीं, बायोलॉजिकली हम उसको अपना कहना बंद करते नहीं,
तब तक हमारा न्यू सेल्फ क्रिएट नहीं हो पाता। तो न्यू सेल्फ को क्रिएट करने के लिए ओल्ड सेल्फ को मरना पड़ेगा। तो ओल्ड सेल्फ में हम टोटली बॉडी कॉन्शियस होते हैं, शरीर के हर चीज को मैं मेरा कहते रहते हैं, चीजों से अटैचमेंट होती है। लेकिन फिर जब हम नई चीज सीखते हैं, नया इस अध्यात्म की जर्नी में मेडिटेशन के थ्रू नए थॉट पैटर्न, नई चॉइसेस, नया बिहेवियर, नए इमोशंस को लेते हैं, तो धीरे धीरे करके हम एक ऐसी रिवर में एंटर कर जाते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल तो है, अनफैमिलियर भी है, पता नहीं अगले हमें कि आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जब चलते जा रहे हैं तो हमारी न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होती जा रही है, और फिर उसी से हम एक ऐसी जगह क्रिएट पहुंच जाते हैं जो एकदम नई होती है, जो हमने सोची भी नहीं होती, क्योंकि पुराने सोचने के तरीके में वो चीज सोची ही नहीं जाती। इसीलिए जन्नत, स्वर्ग, सतयुग, ये सारी चीजें कलयुग के लोग, कलयुग की बातें, कलयुग के व्यवहार वाले लोग सोच भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हमारे माइंडसेट में परिवर्तन आता है, हम रिवर में, जिस नदी में हमने पैर रखा है चेंज की, हमें हिम्मत बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस रिवर में बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। वो जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं तो उनको जो चीजें सिखाई जाती हैं, जो त्याग करने को या जो कुछ भी अ, नियम संयम बताए जाते हैं, वो उन चीजों को कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज कई बार वो लोग सब छोड़ के चले जाते हैं और पुराने सेल्फ में फिर लौट जाते हैं, तो उनका परिवर्तन ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे अंदर ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप अननोन रिवर में तो हो, लेकिन आप एक न्यू सेल्फ बन के निकलोगे और वो सेल्फ बहुत ऊंचा होगा। अब हम यहाँ समझते हैं कि सेल यानी बॉडी न्यू कैसे बन जाती है, विचारों के बदलने से। तो जैसे हम लोगों ने अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में सीखा है कि जैसे जैसे आप अपने ईगो की लेयर्स उतारते जाते हो, आपको और भी गहराई का ज्ञान समझ में आता जाता है। तो जितना हम गहराई से अपने अंदर की लेयर्स को पहचानेंगे, ईगो की लेयर मतलब जो हम नहीं हैं, उसकी लेयर, उसकी लेयर को जितना जितना खोलेंगे, हटाते जाएंगे, उतना उतना हम ट्रुथ के, सत्य के करीब पहुंचते जाएंगे। तो वो चीज जो अध्यात्म में होती है, वही चीज इस सेल के अंदर, फिजिकल बॉडी में जो सेल है उसमें भी होती है। हमें पता होगा जो साइंस के स्टूडेंट हैं कि सेल्स जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। तो हर सेल में जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन के ऊपर एक लेयर होती है। और वो लेयर जो है जैसे इसमें दिखाया गया है कि जेनेटिक मटेरियल वंस स्ट्रेच्ड आउट इनटू इंडिविजुअल स्ट्रैंड लुक लाइक अ ट्विस्टेड जिपर। यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस एसिड है जिसके ऊपर एक जिप टाइप की जिप जिप जैसा शेप बना हुआ है इसमें। तो अब ये जो शेप है ये डीएनए कहलाता है। और इसमें जब ये जीन जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी मेक डिफरेंट प्रोटीन फॉर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो शरीर की बीमारियां ज्यादातर आपके सेल में खराबी आने से, सेल में उनकी ग्रोथ कुछ गड़बड़ा जाने से ही होती हैं। तो हर सेल में प्रोटीन जो बनता है उस वो अलग अलग लेंथ का और सीक्वेंस का होता है, जिसको डीएनए कहते हैं। मैं हो सकता है साइंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊं, क्योंकि मैं बायोलॉजी वाज नॉट माय सब्जेक्ट, बट स्टिल 10th तक तो पढ़ी है। तो थोड़ा बहुत जो समझ आया मुझे, मैं वो आपको समझा रही हूँ। तो प्लीज पार्डन मी इफ आई से समथिंग हियर एंड देयर, कुछ इधर का उधर कर दूं तो। बस सिर्फ हमारे लिए इसलिए जरूरी है समझना, ताकि हम मेडिटेशन को अपनी हेल्थ, रोल की हेल्थ को ठीक करने में हम आगे से यूज कर पाए। तो हमने देखा कि यहाँ प्रोटीन जो है वो एक जिप जैसी चीज के अंदर बंद है, जिपर लाइन होती है ना, उसके अंदर बंद है। अब क्या होता है कि जब नए जब नए थॉट्स दिए जाते हैं, तो वो नए थॉट्स हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में केमिकल मैसेज भेजते हैं। और जब वो नए थॉट्स अंदर जाते हैं, तो जो सेल की मेम्ब्रेन जो जिप जैसी लग रही है उससे बंद होती है, वो धीरे धीरे जिप खुलने लगती है। और उसमें क्या होता है, जो पहले का प्रोटीन वाला कवर था, वो नई चीज को रिसेप्टर की तरह लेने लगता है और उससे नया प्रोटीन बनता है। तो जो जीन में प्रोटीन की कवरिंग है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। और ये कवरिंग को पहले हटाना पड़ता है ताकि उसको रीड किया जा सके। तो यहाँ पर
जैसे जैसे ये आप और थोड़ा सा उसको गहरा जूम करके देख सकते हैं कि जैसे एक जिप हम बैग की खोलते हैं या किसी ड्रेस में जिप होती है, तो जैसे जैसे खोलते हैं तो और अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हाउ द प्रोटीन स्लीव around the gene sequence of the DNA is opened so that another protein called a regulatory protein can unzip and read the gene at a precise location. तो हर सेल की जो आंतरिक जो लेयर होती है उसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए इस जिप को खोलना जरूरी है। तो जैसे ही हम ये नए थॉट से न्यूरॉन्स की जो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पहुंचते हैं तो वो जिप खुलनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक लैंग्वेज में कि आपका ईगो जैसे जैसे उतरता है तो आपको नया ज्ञान समझ में आता है और नया ज्ञान धारण होने लगता है, मीन्स आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है। तो ये सेल के लेवल पर ऐसे होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो दूसरा मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए क्रिएट करता है जब नई इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाती है। तो मतलब इंफॉर्मेशन तो माइंड में गई, उसके न्यूरॉन में गई, लेकिन सेल में वो किस फॉर्म में पहुंची? ये प्रोटीन के फॉर्म में। तो विच ऑर्गेनाइज द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जेनेटिकली कोडेड मटेरियल इनटू प्रोटीन। तो ये आपका प्रोटीन की लेयर भी चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग, मैंने कहीं पढ़ा था, आप लोग भी जानते होंगे कि 60 साल में हमारे सारे शरीर मतलब पूरे शरीर के सेल्स चेंज हो जाते हैं और हम वो सेम बॉडी नहीं रहते, लेकिन इंसान सेम बने रहते हैं, सोच सेम बनी रहती है हमारी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सोच पर काम नहीं करते, हम थॉट्स पे काम नहीं करते। तो ये जो नया प्रोटीन बनता है वो आरएनए कहलाता है, जो कि डीएनए से बनता है। और ये बहुत गहराई की बातें हो गई हैं, है ना, ऐसा कुछ कुछ है। ओके। तो प्रोटीन मेड फ्रॉम आरएनए कुछ ऐसा दिखता है। तो खैर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा दिखे चाहे कैसा दिखे। मेन बात ये समझ में आ गई कि कैसे सेल चेंज हो जाता है आपके थॉट प्रोसेस से। ये तो अब आ गया ना समझ में कि जैसे हमारे ईगो की लेयर्स उतरती हैं तो हमारे थॉट पैटर्न में हमारे हम सोल कॉन्शियस बनने के करीब पहुंचते हैं, जैसे अध्यात्म में हम पढ़ रहे हैं आजकल। वैसे ही साइंस में हमारे थॉट पैटर्न के चेंज होने से न्यूरॉन्स में चेंजेस आते हैं और न्यूरॉन से प्रोटीन सेल्स के प्रोटीन चेंज होते हैं। और ये नए सेल्स जब बनते हैं तो आपकी बॉडी भी नई बनने लगती है। तो ये जब नई बॉडी होगी तो बीमारी कैसे होगी? उसके अंदर हो ही नहीं सकती। तो ये इस बात से ये चीज क्लियर हो गई कि चेंजिंग द बॉडी बाय थॉट अलोन। कैसे? थॉट्स ने आपका न्यूरल नेटवर्क चेंज किया, न्यूरल नेटवर्क से आपके न्यूरोपेप्टाइड्स और हार्मोनल चेंज आने शुरू हो गए, आपके हार्मोन्स अच्छे हो गए। और उससे अभी साइंस के वर्ड मुझे सारे आते नहीं है, लेकिन बस पढ़ ले रही हूँ, और जिसको आता हो तो वो समझ ले। बाकी मेरे लिए फर्क इतना, मेन बात यह है कि थॉट से हेल्थ ऑफ द बॉडी कैसे चेंज होती है। तो ये सारी चीजें, ये प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है कि आपके एपिजेनेटिक सिग्नल सेल्स को पहुंचते हैं और वहां से एक्टिवेशन ऑफ सेल रिसेप्टर होता है, डीएनए सिलेक्शन शुरू होता है और उससे नए प्रोटीन से आरएनए में बनता है, और कुछ आपकी लाइफ के बॉडी ऑर्गन्स, आपकी हेल्थ, सब कुछ ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज हाउ सूक्ष्म एनर्जी लेवल से, थॉट इज एनर्जी, राइट? तो एनर्जी लेवल से आपकी फिजिकल चीज कैसे ठीक हो जाती है वो इस पूरे फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। सो आई थिंक ये हमें अभी से क्लियर हो गया होगा कि थॉट के केमिकल रिएक्शन से वी कैन चेंज द बॉडी। सो हीलिंग बाय थॉट अलोन, हम केवल विचारों से बॉडी की हेल्थ ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चैलेंज कहाँ पर आता है कि हम पुराने विचारों के रहते हम नए विचार करना जानते नहीं हैं। वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या सोचें। जब तक हम पुरानी सोच हमारे पास है और हमें कोई बाहर से नई सोच देने वाला नहीं है, तो हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या गलत सोच रहे हैं, क्या ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। सो दैट इज वेयर योर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू द सीन, कि वहां पर आपको जो पढ़ाई कराई जाती है, हम लोग जैसे ब्रह्मा कुमारी में रेगुलरली इवनिंग मॉर्निंग नॉलेज लेते हैं, न्यू थॉट्स लेते हैं, तो हम लोग उन थॉट्स को जितना विश्वास करते चले जाते हैं, हमारे न्यूरल नेटवर्क में वो हमारी बॉडी को भी चेंज कर रहे होते हैं। तो इसलिए न्यू थॉट्स लेने के लिए भी स्कूल होता है, इसकी भी पढ़ाई करी जाती है। जैसे आप
अभी तक शरीर के डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करते थे, अब नए विचारों को लेने के लिए और नए विचारों के डॉक्टर बनने के लिए भी ये आध्यात्मिक स्कूल और कॉलेजेस, जहाँ जैसे हम ब्रह्मा कुमारी से लेते हैं वहां से पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जगह से पॉजिटिव नॉलेज और ये सारी थॉट्स की नॉलेज आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो हम अच्छी अच्छी बातें, जो सही लगे बातें वो उठाएं। सबसे बड़ी बात कि सबसे अच्छे विचार वो होते हैं जो आपको आपके सत्य से जुड़वा दें, यानी सोल कॉन्शियसनेस के। तो वो विचार आपको जहां मिले उनको उठाएं। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ विचार काम नहीं आते हैं, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बिना मेडिटेशन के वो विचार आपकी रियलिटी में नहीं बदल सकते। तो रियलिटी को चेंज करने के लिए मेडिटेशन इसीलिए बोला जाता है आजकल, अब तो सारे डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं। तो by deduction of new thoughts can create a new mind by activating new neural network। हमारा नया न्यूरल नेटवर्क बन जाता है, तो उससे हेल्दियर न्यूरोपेप्टाइड और हार्मोन्स बनते हैं, और फिर वो न्यू जीन्स को बनाते हैं जो कि प्रोटीन को बनाए, और उसी से फिर एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, हमारी नजरिया लोग लाइफ के प्रति बदलने लगता है, क्योंकि प्रोटीन आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। आप देखो, ये जो बालों का सफेद होना, नाखूनों का खराब होना, स्किन का दाग धब्बे वाला होना, ये सब प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। और जब आपके प्रोटीन्स में डेफिशिएंसी नहीं होगी या प्रोटीन प्रॉपरली होगा, तो ये सारी चीजें खराब नहीं होंगी, देन यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। मतलब जो लोग अपने को शरीर समझते हैं उनकी बात हो रही है, या शरीर तो दिखता ही है ना, फिर कितना भी हम सोल कॉन्शियस की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिटेशन से हम उसको याद करते भी हैं, लेकिन जब शरीर में वाइट बाल जिनके कभी नहीं आए उनको दिखे, या चेहरे पे जब पहली बार झुर्रियां दिखती हैं, या कभी शरीर में कोई दाग जो पहले नहीं था वो बाद में दिखने लगता है, तो थोड़ा सा तो मन खराब होता है ना। वो अलग बात है कि फिर हम उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब आपके प्रोटीन की प्रॉपरली वहां पर एक जो रेगुलेशन होगी, तो फिर वो एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ भी हमारे चेंज हो जाएंगे और हेल्दी बॉडी होगी, जिससे हमारे थॉट्स जो पॉजिटिव होने चाहिए वो बने रहेंगे। तो दिस इज हाउ थॉट्स कैन हील द बॉडी। अब ये वाला जो मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये चीज है। ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, और वहां पर ही आत्मा का, चेतना का, अ, ऐसा बोला जाता है कि वहां पर चेतना या आत्मा होती है। मीन्स जो सोल की माइंड पावर है वो एक्चुअली इस शरीर के इसी हिस्से से बॉडी को चलाती है। तो जब भी हम कोई इमोशन फील करते हैं, तो यू कैन अल्टीमेटली बायपास योर नियोकॉर्टेक्स, जो कि हमारे, जो हम बाहर से जो चीजें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और जो चीजें हम सो जाने के समय, या फिर हमें कई बार अपने बारे में कुछ चीजें पता नहीं होती, उसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो हम जब कोई इमोशन फील करते हैं तो वो न्यूरो कॉर्टेक्स तक बाईपास करके वो कॉन्शियसनेस माइंड तक पहुंचता है। मतलब जो हम अभी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसमें वो इमोशन हमें फील होता है, और वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो जब हम मेडिटेशन के थ्रू बियॉन्ड थिंकिंग ब्रेन जाते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करके क्या बोलते हैं, हम ये मन भी नहीं है, हम ये बुद्धि भी नहीं है। तो जब हम कॉन्शियस लेवल में बहुत ऊंचे हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा थिंकिंग ब्रेन के बियॉन्ड हम पहुंच जाते हैं। और जब हम थिंकिंग ब्रेन के बियॉन्ड पहुंच जाते हैं, तो हम उस ब्रेन के हिस्से को में एंटर कर जाते हैं, जो कि कॉन्शियस माइंड के जागते हुए वहां पर पहुंचना नामुमकिन था। यानी जब तक हमारा ये दिमाग जो चलता रहता है पूरे टाइम, एनालिटिकल माइंड, ये सोचना है, ये करना है, ये वाला दिमाग जब तक, साइंटिफिक दिमाग जब तक चल रहा है, तब तक हम उस बियॉन्ड थिंकिंग वाले ब्रेन में नहीं पहुंच पाते, लिम्बिक ब्रेन में जहाँ पे कॉन्शियसनेस होती है। और इसीलिए जब कॉन्शियसनेस शांत होती है, ये वाली जो सब ऊपर वाली है हमारी, तब हम अंदर जाकर उस मेडिटेशन के थ्रू उस जगह पहुंच पाते हैं जहां से पूरे शरीर की हेल्थ रेगुलेट होती है, मेंटेन होती है और एग्जीक्यूट होती है। क्योंकि शरीर को आत्मा चलाती है, हम लोग अध्यात्म में सीधे सीधे से बोले तो आत्मा की शक्ति से शरीर चलता है। और जब हम
आत्मा की शक्ति को भुला देते हैं, आत्मा होना भूल जाते हैं, तो शरीर को फिर वो ऊपर वाला माइंड चलाने लगता है। जब ऊपर वाला माइंड चलाता है तो वो उसको चलाना तो ढंग से आता नहीं, क्योंकि वो अपने को शरीर समझता है, तो वो बात बात पर पुरानी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग के कारण शरीर को बीमार करता चला जाता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अंदर के उस ब्रेन के हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां से आत्मा की स्थिति से शरीर चलता है, और फिर वो एकदम परफेक्शन से चलता है। तो हम मेडिटेशन के दौरान एलिवेटेड इमोशंस फील करते हैं। और यहाँ पर ये इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि मेडिटेशन में जो हमको एलिवेटेड इमोशंस फील होते हैं, और जो हम जनरली जीते, जब लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं तो उसमें जो लिमिटेड इमोशंस है उसमें क्या अंतर है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे इमोशंस बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, हम सेल्फलेस होने लगते हैं। मतलब हम अभी पहले शरीर के जैसे जितने भी स्वार्थी वाली चीजें हैं उनसे ऊपर उठ जाते हैं। और नीचे दिखाया है सर्वाइवल इमोशन, यानी एज अ ह्यूमन फॉर्म, इंसान के रूप में हमारे अंदर सिर्फ मनुष्य रूप में हम कैसे जी सके, कैसे हम अपने शरीर का लालन पोषण कर सके, शरीर की फैमिली को चला सके, इन सब चीजों की चिंता में ही हम लगे रहते हैं। इसीलिए डाउट, फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी, वरी, चिंता, जजमेंट, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, उदासी, शर्म, डिप्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बना रहता है। क्योंकि हम जब तक खुद को शरीर समझते हैं तो शरीर को जिंदा रखने के लिए और शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम बहुत लोअर लेवल के थॉट्स में डूबे रहते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमको नॉलेज दी जाती है कि आपको अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा जो पीसफुल है, जो जॉयफुल है, जो ग्रेटिट्यूड है, मतलब जो पावरफुल है, उसको होलनेस का याद दिलाया जाता है। तो ऐसे करके हमारे इमोशंस जो है वो ब्रेन के चेंज होने लगते हैं, यानी इंप्रूव होने लगते हैं, हायर एलिवेटेड इमोशंस आ जाते हैं। तो जैसे हमने कुछ दिन पहले एक क्लास करी थी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, हमने वो दिखाया था उसमें डायग्राम, कि कैसे लोअर लेवल ऑफ थॉट वाले लोगों की और अपर लेवल ऑफ थॉट वालों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जो नीचे वाले होते हैं उनके अंदर हमेशा डर बना रहेगा, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि बनी रहेगी। और जब हम मेडिटेशन या नॉलेज से ऊपर वाले में पहुंचते हैं तो हमें वहां पर इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये दिखाया जा रहा है कि जितना हम सर्वाइवल इमोशंस पे रहते हैं उतना ही हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। और जब हम सेल्फिश वे से जीवन जीते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी भी बहुत लिमिटेड होता है। हमारे माइंड में मेंटल कोई ना कोई परेशानी, डर, चिंता, भय होती रहेगी, और शरीर भी बीमार बना रहेगा, शरीर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहेगी। और जब हम सेल्फलेस हो जाते हैं, जब हम इस देह के दुनिया की लालच और चीजों से परे हो जाते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को एक ऊंचे हार्मोनल सेंटर पर ले जाता है, जहां पर सब कुछ दिल से सोचा जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। और दिल, कहते हैं कि दिल हमेशा बड़ा होता है। तो जब आप दिल से काम करते हो, यानी अपनी इंट्यूशन से, अपनी आत्मा से काम करते हो, तो वहां पर बॉडी जो है वो न्यू माइंड को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और बॉडी हील होने लगती है। बॉडी बीमारी से निकलने लगती है, बदलने लगती है। तो ये डायग्राम दिखा रहा है कि जिसका जितना ज्यादा एनालिटिकल माइंड है, मतलब जो बहुत ज्यादा चीजों को लॉजिकली सोचता है, या बहुत ज्यादा किसी की क्या कहते हैं उसे, डिस्कवरी करता रहता है, ये सही कि वो गलत, ऐसा नहीं तो वैसा, उनको सजेशंस देना बहुत कठिन है। जैसे कई बार हम लोग बाबा से सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं भोली भोली माताओं को भी वो चीजें इतनी आसानी से समझ में आ जाती हैं कि वो बहुत जल्दी बदल जाती हैं। और हम लोग पढ़े लिखे लोगों को बदलने में देखो कितना ज्ञान लेना पड़ रहा है। जैसे हम अपने में ही देखते हैं कि रूपाली रोल के माइंड में बहुत एनालिटिकल माइंड है, तो उसको इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऑल दो सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव है, लेकिन ये माइंड बार बार एनालिटिकल अप्रोच में जाने लगता है। तो जो परिवर्तन है वो धीमे धीमे होता है। बाहर के नए संस्कार, नई प्रोग्रामिंग धीमे काम करती है। वहीं अगर हम अपनी मम्मी या अपने पेरेंट्स और दूसरे सीधे साधे लोगों को देखें, गांव वाले लोग या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप देखो, आप उनको एक बार कोई चीज सिखा दो, वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और तुरंत बदल जाते हैं। जबकि जो
जितना ज्यादा किसी चीज को जज करता है, जो जितना ज्यादा किसी बात को पकड़े रखता है या मीन में निकालता है, वो उतना ही कठिन होता है बदलना। तो अभी तक हम लोग अपने एनालिटिकल माइंड के ऊपर बड़ा प्राउड करते थे, घमंड करते थे, गर्व करते थे। अब शर्म आने लगी है देखने से कि सच में हम लोगों को क्यों इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है बदलने के लिए, क्योंकि हमारे एनालिटिकल माइंड प्रूफ चाहते हैं, साइंस चाहते हैं, लॉजिक चाहते हैं कि क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, तब जाकर किसी चीज पर विश्वास कर पाते हैं। और इसीलिए वो थोड़ा लेट हो जाते हैं बदलने में। तो यहाँ पे एक ये इनवर्स रिलेशनशिप है एनालिटिकल माइंड का और सजेस्टिबिलिटी में। सजेस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जब कोई सजेशन दिए जाए, आपको ज्ञान में कोई बात बताई जा रही है, तो आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो। वो है एक अच्छी सजेस्टिबिलिटी कि आप जल्दी बदल जाते हो। और कोई बात आपको सिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप मान ही नहीं रहे हो, उसके पीछे 50 लॉजिक ढूंढ रहे हो, तब आप बदलो, तो उसको कहते हैं लोअर सजेस्टिबिलिटी। मतलब आप आसानी से नहीं बदलने वाले, आपको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने एनालिटिकल माइंड से सोचते हो। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये सारी चीजें हैं। अगर आप थक जाओ तो बाद में आधी सुन लेना, लेकिन आज इसको खत्म करेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि एक ही दिन में कर लेते हैं। तो ये अब दिखाया गया माइंड, हमारा माइंड जो हम होश में करते हैं उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो ये ऊपर 5% दिखाया है होश का मन, जिसमें लॉजिक है, रीजनिंग है, और इच्छाएं, कामनाएं हैं, क्रिएटिविटी है। फिर बीच में ये एनालिटिकल माइंड दिखाया है, और उसके नीचे आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाया। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन में आपकी आदतें होती हैं, आपके बचपन से अभी तक सीखे हुए वो सारी चीजें होती हैं जो आपने कभी ना कभी किसी को देख कर या खुद कर कर सीख ली हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हो, बट वो हैं आपके अंदर। ऐसे ही कुछ रिएक्शंस जो रोज में तो नहीं निकलते, बट कभी कभी निकल जाते हैं। और भी रिस्पॉन्सेज हैं, मेमोरीज हैं, एटीट्यूड है, बिलीफ सिस्टम है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होता है, लेकिन हम जरूरी नहीं कि हम इन सब चीजों को रोज यूज करें। बट कभी कभी एकदम से वो चीजें, कोई एटीट्यूड दिखने लगेगा हमारा अजीब सा, कोई बिलीफ सिस्टम कभी अचानक से ऊपर आ जाएगा, कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स अचानक से निकल जाएगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो यहाँ ये दिखाया है कि माइंड इस तरह से 5%, हम अपने आप को केवल 5% ही जानते हैं। 95% तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। एक्चुअली 95 नहीं है, इसमें एक चीज कम है, और वो है अनकॉन्शियस माइंड। वो 3 माइंड में क्या लेवल होता है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस माइंड वो है जो कभी कभी चेतना में हमारे बिहेवियर में कभी कभी दिख जाता है। कॉन्शियस वो है जो अक्सर सब दिखता है। लेकिन एक अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस माइंड ऐसा है जिसको ना हम जानते ना दूसरे जानते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर रिकॉर्डेड है, जिसको हम सपने में देखते हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो ये एक ओवरव्यू है कि एनालिटिकल माइंड यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा माइंड है, होशियार, अपने आप को समझने वाला माइंड है, वो कैसे इन दोनों चीजों के बीच में आता है। तो ये अब हमारी जो मेमोरी होती है, यादें होती हैं, उसमें भी 2 तरह की यादें होती हैं। एक तो वो यादें होती हैं जो हम अभी किसी को भी सुना सकते हैं मुंह से बोलकर, जिसको कहते हैं हमारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो सुनाई जा सकती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अंदर बनी हैं, लेकिन हम अभी उनको ना तो याद कर पा रहे हैं ना सुना पा रहे हैं, क्योंकि वो उन यादों ने हमारे सोचने के तरीकों को बदला है, हमारी हैबिट्स को फॉर्म किया है। हमारे अंदर जो एक्सपीरियंसेस हैं, किसी चीज की मान्यता है, फॉर एग्जाम्पल छिपकली। अभी जब हम बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, जब अकल भी नहीं थी, तो हम क्या छिपकली या सांप से डरते थे? हम नहीं डरते थे। लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी कोई प्रोग्राम ऐसा डाला होगा कि इससे दूर रहो, काट लेगी, जहर है, मर जाओगे, ऐसा कुछ कुछ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आज जा चुका है। अब हमें उसकी कोई कहानी याद नहीं है कि हम कब पहली बार छिपकली से डरना सीखे, लेकिन वो अंदर है, बस वो डर एक सबकॉन्शियस माइंड में है। वो कभी कभी जब छिपकली दिख जाती है तो निकल आता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं मेमोरी में जो नॉन डिक्लेरेटिव हैं, मतलब उनका आपको पता नहीं है वो कैसे आ गई, लेकिन आपके अंदर वो होती हैं और आपके वो पर्सनालिटी को बनाती हैं। तो ये मेमोरी सिस्टम को 2 भागों में ऐसे डिवाइड किया गया है। तो
अब इसमें ये दिखाया है कि जिनकी एनालिटिकल माइंड थोड़ा कम होता है, जो ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, ज्यादा मीन मेक नहीं निकालते, ज्यादा सोचते नहीं है, उनके लिए बहुत पतली सी लेयर है और उनको बदलना बहुत आसान है, वो मोर सजेस्टेबल है, वो जल्दी बदल जाते हैं, उनको बस थोड़ा सा कुछ बताया नहीं कि वो बदल गए। और जिनकी लेयर मोटी होती है, जिनको बहुत ज्यादा जांच पड़ताल, बहुत होशियारी समझदारी और इसकी आदत होती है कि हम ऐसा नहीं वैसा हम तो जानेंगे लॉजिकली, तो उनकी इतनी मोटी लेयर होती है कि उनको बदलने में टाइम लगता है, इसलिए वो लेस सजेस्टेबल होते हैं। तो उनको मेडिटेशन के दौरान मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये है चीजें। बाकी हम अभी इसमें नहीं जा रहे हैं, अल्फा बीटा ये सब बहुत बहुत ज्यादा गहराई की बातें हो जाएंगी, ये सब एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर अब ये दिखाया जा रहा है कि हमारा शरीर या हमारी कहानी जो बाहर की बनती है वो फिजिकल लेवल पे कैसे बनती है, थॉट से और फीलिंग से। सबसे पहले हम अपने आप को जो समझते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा है उसको थोड़ी पता कि मेरा नाम क्या है, उसको थोड़ी पता कि मैं कौन हूँ। धीरे धीरे वो हर चीज को मैं और मेरा कहना शुरू कर देता है, अपने को शरीर समझना शुरू कर देता है, तो उसका फिर उससे थॉट फीलिंग से एटीट्यूड बन जाता है। अब उस एटीट्यूड को वो कुछ मिनट घंटे दिन और हफ्तों तक जब जीता रहता है, तो वो उसका एक बिलीफ बन जाता है। और वही बिलीफ उसका जब कई दिनों तक, सालों तक और इनफैक्ट दसियों सालों तक बना रहता है, तो वो बिलीफ उसका एक दृष्टिकोण यानी परसेप्शन बन जाता है। तो पास्ट की हमारी जितनी भी नजरिया है, बिलीफ सिस्टम है, वो आज हमारा नजरिया, मतलब हम उसी नजरिए से संसार को, दुनिया को, लोगों को देख रहे हैं, जो पूरी लाइफ टाइम चलेगा अगर हमने उसको मेडिटेशन से और नए ज्ञान से चेंज नहीं किया तो। तो हमारा परसेप्शन ही सब कुछ है। हम किस नजरिए से, किस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं या अपने को देखते हैं या कुछ भी सोचते हैं, वही चीज हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। बाहर की दुनिया कैसे बनेगी वो उस पर निर्भर करता है। तो ये चीजें थोड़ा सा हो सकता है ऐसे डायग्राम से ना दिखे, लेकिन इसमें ये दिखाया जा रहा है कि पास्ट थॉट और फीलिंग जो हमारा एक लंबे समय से विश्वास बन गया है, वो हमारे न्यूरोलॉजिकल वायर्स को पुराने एक्सपीरियंस एनरिच करते हैं, जिससे इमोशनली और केमिकली हमारी बॉडी बीमार या भारी या जो भी अजीब सी हो जाती है। और ये दिखाता है कि हमारी बॉडी जो है हर वक्त पास्ट में रहती है। जैसे पास्ट में एक मान लीजिए घुटना में आपको लचक आ गई, दर्द हो गया, अब वो विचार आप अभी प्रेजेंट में भी बार बार करते हो, तो आज भी उस घुटने में लचक और दर्द आपको महसूस होता है, यानी वो चीज पुरानी आज भी आपके शरीर में दिख रही है। घटना घटी थी कितने समय पहले, लेकिन आज भी शरीर में दिख रही है, माना आपकी बॉडी जो है वो पास्ट में जी रही है। तो एक पुराना एक्सटर्नल एक्सपीरियंस जो कभी खत्म भी हो चुका है, वो आज हमारी बाहर की एक्सटर्नल रियलिटी को बनाए रखता है। और हम लोग जैसे जैसे ये रियलिटी को समझने लगते हैं, बायोलॉजिकली हम चेंज होने लगते हैं। तो जब ब्रेन और बॉडी पास्ट में रहती है, तो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग भी पास्ट में रहता है। और जब ये बॉडी सॉरी जब हम परसेप्शन को चेंज करते हैं, अपने नजरिए को चेंज करते हैं, तो हमारी बॉडी भी चेंज होने लगती है और वी डू नॉट रिमेन सेम। हमारा पर्सनालिटी भी बदल जाती है और नजरिया भी बदल जाता है। तो हम जो भी चॉइसेस लेते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करती है। हम पुराने एक्सपीरियंसेस से जो गुजरे हैं, उनको क्या हम आज भी प्रेजेंट मानकर चल रहे हैं? अगर नहीं तो कैसे? मेडिटेशन के थ्रू हम फ्यूचर पास्ट को फ्यूचर बनने से रोक देते हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर हमने किसी चीज को अभी तक बदला नहीं है, तो वो जो चीज पहले थी आज भी है, वो फ्यूचर में भी होगी। तो चॉइसेस विद एलिवेटेड इमोशंस, आज हम नए ज्ञान से नई चॉइसेस जो बनाते हैं, लेते हैं, उससे हमारे इमोशंस और एनर्जी चेंज होते हैं और वो एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। और जब जितना जितना हमको नए एक्सपीरियंस फील होने शुरू हो जाते हैं, फिर हम एक नए एक्सपीरियंस की मेमोरी में जीने लगते हैं, पुराने एक्सपीरियंस भूलने लगते हैं। और जितना ज्यादा हमारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, परसेप्शन नजरिया चेंज होता जाएगा अपने बारे में, लाइफ के बारे में, बॉडी के बारे में। और इस तरह से ये हमारा जो ब्रेन का सर्किट है वो रीराइट होता है।
और रीसिग्नल करता है बॉडी को इमोशनली। और जितनी लॉन्ग टर्म की, जिसको बाबा भगवान कहते हैं ना, परमात्मा, कि आप लंबे काल का अभ्यास और लंबे काल का परिवर्तन जब होगा तो आपके लिए वो चीज परमानेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वो मेडिटेशन में जो नए नए एक्सपीरियंसेस हमको मिलते जा रहे हैं, उनको भगवान कहते हैं ना कि याद किया करो। जब भी मन उदास हो जाए या माया घेर ले, तो अपने वो अनुभव याद किया करो जो तुमको भगवान के साथ हुए, जो तुमको याद जिस समय तुमको अच्छा लगा या जो मदद मिली उनसे। वो सब चीजें याद करने से हम पुराने वे ऑफ थिंकिंग में लौटने से बच जाते हैं। नहीं तो क्या पुराना वे ऑफ थिंकिंग था, उदासी का, बीमारी का, और अपने आप को कमजोर समझने का। तो जब हम इस ज्ञान को कंटिन्यू यूज करें और उससे मिले हुए एक्सपीरियंसेस को यूज करें, याद करें, तो वो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में बायोलॉजिकली भी चेंज कर देते हैं बॉडी को। और पुरानी बॉडी जो पहले थी वो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और हम प्रेजेंट मोमेंट को इतना अच्छा बना देते हैं कि हमारा नया फ्यूचर बन जाता है, जिसको कहते हैं कि देवी देवताओं के जैसे तुम्हारी नई बाहर की दुनिया बन जाएगी, शरीर भी बिल्कुल कंचन काया, बाहर प्रकृति भी तुम्हारी इतनी सुंदर, ये सब चीजें ऐसे होने लगेगी। अभी हम इसमें भी नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो ये भी समझ सकते थे, लेकिन ये सारी चीजों में मुझे बहुत बोलना पड़ेगा, मैं थक रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये दिखाई जा रही है क्वांटम फील्ड की, नॉन फिजिकल इमेज। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी धीरे धीरे मैटर से, यानी शरीर से जो अटेंशन है वो हटकर एनर्जी लेवल पे जाने लगता है। हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेवल पे जब रहते हैं, तो ये दिखाया गया है कि आप जितना ज्यादा मैटर लेवल पे रहते हो, यानी शरीर के लेवल पे रहते हो, तो आपके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, कुछ नया बना नहीं सकते। लेकिन मेडिटेशन में हम जितना ज्यादा एनर्जी लेवल पे रहते हैं, हम मैटर लेवल पे कम रहते हैं, अपने को शरीर कम समझते हैं, आत्मा ज्यादा समझते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। ये आप देख रहे हो ऊपर वाले फोटो में जो दिखाया, उसमें हाफ, ये जो हाफ के ऊपर है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप ज्यादातर मैटर के फॉर्म में नीचे रहते हो, शरीर समझ के रहते हो, तो आप ज्यादा कुछ अलग बदल के कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोच छोटी सी है, उतनी ही है जितना शरीर की लिमिटेशन है। लेकिन जब आप मेडिटेशन के थ्रू अपने विचारों से नई एनर्जी लेवल पर, ऊपर की एनर्जी लेवल पर रहने लगते हो, नई फ्रीक्वेंसी पे रहने लगते हो, तो आपके लिए हर चीज के होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर जो आप नहीं सोच सकते थे वो काम भी आपके नए तरीके से होने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हमारी बॉडी से लेकर बाहर की रियलिटी तक बदलने में, तुम अपने को जितना शरीर समझोगे उतना फंसे रहोगे, उतना स्ट्रगल करोगे, उतनी मेहनत करोगे। जितना अपने को एनर्जी समझोगे, आत्मा समझोगे, अपनी अपर कॉन्शियसनेस में रहोगे, उतना तुम्हारे लिए परिस्थितियां, तुम्हारा शरीर, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो ये इस फोटो में ऐसे दिखाया गया है। इसको समझाने के लिए और भी चीजें थी, बट हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इतना ही समझ लें, बहुत बहुत है। तो अब ये दिखाया है, देखो ये एरो दिखाए हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे सर्वाइवल इमोशन है और ऊपर है क्रिएटिव इमोशन। यानी जब हम अपने को शरीर समझते हैं, फिजिकल बॉडी समझते हैं, तो हम शरीर के सर्वाइवल के लिए ही सोचते हैं। और जब हम अपने को आत्मा या एनर्जी समझने लगते हैं, तो हम क्रिएटिव इमोशंस की तरफ पहुंचने लगते हैं। मतलब किसी काम को करने के हमको हजारों तरीके माइंड में आने लगते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाती है, चीजें नए नए तरह से समझ में आने लगती हैं, परिस्थितियां बाहर से कुछ भी नहीं बन सकती हैं। जैसे अभी हम अगर अपने को शरीर समझेंगे, तो हमें इस लगेगा कि बस पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ो लिखो नौकरी करो, या फिर बस बिजनेस करो, और कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन आप जब मेडिटेशन से ऊंची अवस्था में पहुंचोगे, तो आपको और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज, तरीके और बहुत कुछ पता चलेगा, और आप उनको करने लगोगे। तो इसलिए हम फिजिकल बॉडी में रहते हुए, फिजिकल माइंड और शरीर की फ्रीक्वेंसी में रहते हुए बहुत लिमिटेड होते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग रीराइट होती है जब मेडिटेशन करते हैं, और हम न्यू माइंड में जब शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे क्रिएटिव इमोशंस निकल निकल के आते हैं। अब ये फिगर दिखा रहा है
कि जब हमारी सोच एकदम स्पष्ट होती है, यानी हम ज्ञान से भरपूर होते हैं, थिंकिंग में ऊंची थॉट्स होते हैं, कोहेरेंट थॉट होते हैं, मतलब हर चीज का हमारे पास सही ज्ञान स्पष्टता होती है, तो मन बहुत ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा होता है, विचार एकदम स्पष्ट होते हैं। और ये नीचे दिखाया है डिजीज के विचार, मतलब जब मन में किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, किसी की भी कोई भी बात मान ली, पुराना कोई कंडीशनिंग का थॉट आ गया, तो वो इतना कचड़ा होता है अंदर और वही डिजीज बना देता है। तो ऊपर की वेवलेंथ एकदम स्पष्ट है, यानी ज्ञान और मेडिटेशन से हेल्थ आती है, और जब आप अज्ञानता से, पुरानी कंडीशनिंग से जीते हो, तो डिजीजेस आ जाती हैं। तो ये इनकोहेरेंस दिखाया है। इसको क्वांटम में हमने पहले भी समझा था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं समझा, लेकिन ये आई थिंक समझने के लिए काफी है कि सारी डिजीज लोअर फ्रीक्वेंसी से आती हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब छोटी सोच, डरने वाली सोच, गरीबी की सोच, असंपूर्णता की सोच, कमी की, कमजोरी की सोच, अपने शरीर और दूसरे के शरीर को देखने की सोच, शूद्रपने की सोच, ये सारी चीजों की सोच जब तक हमारे अंदर होती है तो बीमारियां होती हैं। और जब हमारी सोच बहुत ऊंची हो जाती है, इन सब चीजों से परे हो जाती है, तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके लिए ही मेडिटेशन किया जाता है, और मेडिटेशन अकेले नहीं, लेकिन ज्ञान बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, मेडिटेशन करते करते हमारी ऐसी उलझी हुई सोच धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, और हम लोग जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नीचे के जो उलझे हुए तार हैं वो ऊपर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे सुलझते जा रहे हैं। तो न्यू माइंड बनता जा रहा है, और मैटर हमारा, यानी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस कम होती जा रही है, और स्पष्टता, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। और जब ऐसे पूरी स्पष्टता हो जाती है तो वो बॉडी पूरी तरह हील हो जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और भी जो कोई प्रॉब्लम होती है वो समस्या भी खत्म हो जाती है। तो ये चीज है कि पहले क्या होता है कि आउटर वर्ल्ड जो है वो हमारे इनर वर्ल्ड को चेंज करता है। अभी तक हम सब लोग बाहरी दुनिया को देख रहे थे, और बाहरी दुनिया में परेशान थे, या शरीर में भी परेशान थे, परिस्थितियों से परेशान थे। तो इनर वर्ल्ड यानी हमारे इमोशंस में, फीलिंग्स में डिस्टरबेंस आ रहा था, बॉडी में डिस्टरबेंस आ रहा था, तो इनर वर्ल्ड चेंज हो गया। अब हम जब मेडिटेशन के थ्रू अपने इनर वर्ल्ड की जर्नी करते हैं, तो उससे हमारा वही इनर वर्ल्ड जो अभी तक बाहर की वजह से चेंज हुआ था, वो इनर वर्ल्ड दोबारा से रिफॉर्म होने लगता है, नया बनने लगता है। और फिर वही इनर वर्ल्ड हमारा आउटर वर्ल्ड चेंज कर देता है। जो आउटर वर्ल्ड हमें परेशान करने आया था, अब हम उसको बदल देते हैं अपनी इस मेडिटेशन की प्रोसेस से। तो ये सारे चेंजेस शुरू तो बाहर से होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली खत्म भी बाहर होते हैं, जब मेरे अंदर पूरा परिवर्तन आ जाता है उससे। पूरा क्या, थोड़ा थोड़ा भी आता है तो उसी से बाहर बदलने लगता है। तो यही एक्सपीरियंस हमारे काम आता है जो हम मेडिटेशन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी, अभी हम एक लास्ट चीज समझेंगे बस, क्योंकि ये सब चीजें बहुत गहरी हैं, लेकिन ठीक है ना। अब आप इस फोटो में देख रहे हैं कि जहां पर ये ब्रेन के कलर्स हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं ना अलग अलग कलर की एनर्जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाल का रंग का मतलब पावर, ब्लू कलर का मतलब साइलेंस, पीस, येलो कलर का मतलब खुशी, हरे कलर का मतलब लव। तो ये सारा कलर से ये साइंटिफिकली जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये स्कैनिंग रिसर्च के लिए यूज होती है। ब्रेन की मैपिंग करते हैं तो दिखाया जाता है कि हाई लाल कलर की हाईएस्ट एनर्जी होती है, यानी जब थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो वो आपका ब्रेन के नेटवर्किंग में ऐसे लाल कलर दिखता है। जब शांति की अवस्था में, यानी जब वो अंडर नॉर्मल होता है, नॉर्मल में जितना होना चाहिए उससे भी कम, जैसे कई बार नींद बहुत आती है, कोई को थॉट्स ही नहीं आ रहे, अजीब सी हालत हो जाती है, उस समय ब्रेन ब्लू हो जाता है, मतलब उसके नेटवर्क्स में ऐसा ब्लू ब्लू दिखने लगता है। और जो नॉर्मल तरीका है, जो नॉर्मल अवस्था होनी चाहिए, वो है ग्रीन कलर की। तो मेडिटेशन से अगर किसी का ब्लू प्रोसेस है, किसी को बहुत लो बीपी, मतलब बीपी छोड़िए, जैसे किसी की माइंड बहुत लोअर उसमें चला गया है, तो उससे भी मेडिटेशन से उठाकर वो ग्रीन में पहुंचता है। और किसी का बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एनेक्साइटी में चला गया है, तो भी मेडिटेशन उसको ठीक कर कर ग्रीन में ले आता है, क्योंकि ग्रीन इज अ कलर ऑफ लव। और जब हमारे अंदर खुशी और लव, येलो इज अ कलर ऑफ खुशी,
तो लव और खुशी का जब हमारे अंदर मेडिटेशन के थ्रू वननेस का बिलीफ सिस्टम बनने लगता है, तो वो जो एक्स्ट्रा थॉट्स थे और जो अपने अंदर को कमजोरी वाले थॉट्स थे वो भी सही होने लगते हैं. सो दिस इज हाउ योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ improves when we meditate with the right attitude and right knowledge. तो ये सारी चीजें साइंटिफिकली समझाई गई हैं. बाकी डिटेल में तो और भी कुछ कुछ हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज इट. आज इतना ही करेंगे, बस यही हो गया. ठीक है जी. तो प्लेसिबो इफेक्ट को जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये फाइनली हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है. ये जो हार्ड वायर्ड ऑर्गन भी नहीं है. अगर कोई संस्कार इसमें कड़ा है भी, इस मन में कोई संस्कार कड़ा है भी, तो उसको नई इंफॉर्मेशन से कॉन्स्टेंटली हम चेंज कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस से चेंज कर सकते हैं. जब हम मेडिटेशन में नई नई इमेजिनेशन लाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नए थॉट्स को सोचते हैं बार बार, और रिपीटेटिव अटेंशन और थॉट से हम हर चीज चेंज कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, शरीर को निरोगी बना सकते हैं, और भी बाहर की परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, लोगों को चेंज कर सकते हैं, प्रकृति के भी मालिक बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज इनफ. ओके जी. थैंक यू.